वेलकम टू कैम्बो स्टडियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे मेथड्स जिनकी हेल्प से हम सरफेस टेंशन को मेज़र कर सकते हैं, जिसमें पहला था द कैपिलरी राइज मेथड, दूसरा था हमारे पास द स्टैलेग्मोमीटर मेथड, थर्ड था हमारे पास द टेंजियोमीटर मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप रेगुलरली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है ये वो फोर्स है जो कि सरफेस के राइट एंगल पर लगता है अलोंग द 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। और हमारे पास मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि मॉलिक्यूलर के अंदर हमारे पास एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। अब हमारे पास डियर मैक्लोड ने 1923 में सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन निकाला, और वो रिलेशन था गामा टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर 1 में गामा हमारे पास लिक्विड की सरफेस टेंशन है, कैपिटल डी जो है लिक्विड की डेंसिटी है, और जो स्मॉल डी है वो वेपर की डेंसिटी है सेम टेम्परेचर पर, और सी एक कांस्टेंट है जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। और हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ये काफ़ी अच्छा बिहेव करती है टेम्परेचर की वाइड रेंज पर नॉर्मल लिक्विड्स के केस में, या फिर हम कह सकते हैं नॉन एसोसिएटेड लिक्विड्स के केस में। यही सब बातें हमने यहाँ पर मेंशन की है। आइए एक बार रीड करते हैं। मैक्लोड इन 1923 found the following relationship between surface tension and density gamma to the power 1/4 divided by capital D minus small d is equal to C, where gamma is surface tension of the liquid, capital D is equal to density of liquid, small d is equal to density of the vapor at the same temperature, C is equal to a constant independent of temperature। आगे नोट डालकर लिखेंगे Equation 1 is found to hold good over a wide range of temperature for normal liquids, that is non-associated liquids। आप इतना नोट कीजिए। चलिए अभी हमने देखा सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में रिलेशन को, जिसे हमारे पास 1923 में मैक्लोड ने दिया था, जिसे हमने असाइन किया था इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास फर्दर एक और महापुरुष ने जिनका नाम था सकडन, उन्होंने 1924 में इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए सरफेस टेंशन को रिलेट कर दिया लिक्विड की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। किस तरीके से वो समझिए। उसने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात मॉलिक्यूलर मास के साथ। अब देखिए इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी कैपिटल M गामा टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय कैपिटल D माइनस स्मॉल d, और राइट हैंड साइड हो जाएगी कैपिटल M इंटू सी, और ये इक्वल होती है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल, जिसे हम बोलते हैं पैरा कोर, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं P को ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करके। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स की बात करें तो जो स्मॉल डी है वो काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कंपेरिजन टू कैपिटल डी, तो हम स्मॉल डी को नेगलेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को M गामा टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू P एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, यानी पैराकोर। अब अगर हम कैपिटल M बाय कैपिटल D को वी पुट कर दें, किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम M/D को कैपिटल V पुट कर दें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो वही बात हमने यहाँ की कि जो कैपिटल M/D है उसको V पुट किया अबव एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास आ गया V गामा टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू पैराकोर। और हमारे पास जो कैपिटल V है ये है लिक्विड की मोलर वॉल्यूम। अब एक केस कंसीडर कीजिए, अगर मैं यहाँ पर गामा की वैल्यू 1 कर दूँ, गामा हमारे पास है क्या, लिक्विड की सरफेस टेंशन, यानी अगर मैं लिक्विड की सरफेस टेंशन को
1 के इक्वल कर दूं तो पैराकोर हमारे पास मोलर वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा कि हमारे पास जो पैराकोर है वो लिक्विड के मोलर वॉल्यूम के इक्वल होगा। कब? जब हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो यूनिटी हो जाए। यही सब बातें डियर हमने यहाँ पर मेंशन की है। आइए एक बार रीड करते हैं। Sugden in 1924 made use of equation 1 to relate surface tension with the chemical constitution of the liquid as follows। मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है ना कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद द मॉलिक्यूलर मास capital M of the liquid, we get m gamma to the power 1/4 divided by capital D minus small d is equal to capital MC is equal to a constant term called paracore, which is represented by P enclosed in brackets. The constant P enclosed in brackets thus obtained is called paracore. At ordinary temperatures, small d is very small in comparison to capital D and hence can be neglected in the denominator. Hence we may write m gamma to the power 1/4 by capital D is equal to P enclosed in brackets. Putting m by capital D is equal to V, the molar volume of the liquid, equation 3 becomes V gamma to the power 1/4, यहाँ से हमने इसे V पुट कर दिया, is equal to paracore. In this equation if gamma is equal to 1 then paracore is equal to V, और अब इसे हमने डिफाइन किया है। Hence paracore of a liquid is the molar volume of the liquid at a temperature at which the surface tension of the liquid is unity, यानी gamma is equal to 1। तो आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैराकोर पर। आइए देखते हैं क्या कहता है। द एप्लीकेशन ऑफ पैराकोर in deciding chemical constitution of a liquid is based upon the fact that the paracore is an additive as well as constitutive property। कहता है कि हमारे पास पैराकोर की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि वो एक लिक्विड की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करता है, जो कि फर्दर इस फैक्ट पर आधारित है कि जो पैराकोर है वो एक एडिटिव के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या होती है एडिटिव प्रॉपर्टी और क्या होती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए डियर वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी को। आइए देखते हैं क्या कहता है। द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल is defined as that property the total value of which is the sum of the values of its constituent atoms, for example molecular mass। कहता है कि एक मॉलिक्यूल की एडिटिव प्रॉपर्टी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की जो वैल्यूज़ है उसके सम के इक्वल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे बात नहीं करते। मॉलिक्यूलर मास, देखिए डियर, अगर हमें मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो यानी CH4 का, तो जो टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा CH4 का वो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो हैं यानी कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, उनके मॉलिक्यूलर मास के सम के इक्वल ही तो होगा। एक कार्बन है यानी 1 × 12, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं यानी 4 × 1, तो टोटल आ गया 16। यानी टोटल मॉलिक्यूलर मास उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस की वैल्यूज़ के सम के इक्वल है। तो यही बात तो हमने यहाँ की कि एक मॉलिक्यूल की एडिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके सम के इक्वल हो। एग्जाम्पल हमने लिया मॉलिक्यूलर मास। होपफुली क्लियर हो गई होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी में फर्दर ऐड करेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। पहला, ईच एटम हैज़ ए डेफिनाइट वैल्यू ऑफ पैराकोर एंड द टोटल पैराकोर वैल्यू ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल नॉट कंटेनिंग एनी मल्टीपल बॉन्ड और ए रिंग एटसेट्रा इज़ द सम ऑफ द पैराकोर वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। वही बात जो हमने अभी मॉलिक्यूलर मास के एग्जाम्पल से समझी। कहता है कि प्रत्येक एटम की अपनी एक
फिक्स्ड वैल्यू होगी पैराकोर की, डेफिनेट वैल्यू होगी पैराकोर की, और जो टोटल पैराकोर वैल्यू है सिंपल मॉलिक्यूल के केस में वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनकी जो पैराकोर वैल्यूज़ है उनकी सम के इक्वल होगा। याद रहे ये सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल के केस में है, यानी वहाँ पर हमारे पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या फिर रिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड नोट की। द पैराकोर वैल्यूज एसोसिएटेड विद द एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक पैराकोर्स, यानी वो पैराकोर वैल्यूज जो कि एटम से संबंधित हैं उन्हें हम बोलते हैं एटॉमिक पैराकोर्स। अगर आपसे एक नंबर में पूछ रहा है एटॉमिक पैराकोर्स तो आप इतना लिखकर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो चला जा रहा है 3 से 4 की रेंज में तो आपको पूरी एडिटिव प्रॉपर्टी के साथ एक्सप्लेन करना है एटॉमिक पैराकोर्स को। होपफुली क्लियर हुआ होगा, आप इतना नोट करें, देन हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो चलिए डियर, एडिटिव प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी को। आइए देखते हैं क्या कहता है। ए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल is defined as that property which depends upon the constitution of the molecule, that is the arrangement of atoms within the molecule, for example optical activity। कहता है कि एक मॉलिक्यूल की कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे ये वो प्रॉपर्टी है जो कि मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह का है। एग्जाम्पल के लिए कहता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ज़रा इसे डीप में समझिए डियर। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है। मॉलिक्यूल ए में जो हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो वेज पोजीशन पर हैं, यानी टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, यानी आपकी तरफ। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल बी की तो वहाँ पर एक CH3 वेज पोजीशन पर है और एक CH3 डैश पोजीशन पर है। डैश पोजीशन मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी आपसे दूर। अब देखिए मॉलिक्यूल ए में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर देता है 2 हाफ्स में, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, यानी मॉलिक्यूल ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मॉलिक्यूल बी में हमने जस्ट थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफ़र किया कि जो दूसरा CH3 ग्रुप है वो हमने डैश पोजीशन पर कर दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, यानी अब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा ही अरेंजमेंट चेंज करते ही हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, और ऐसी ही प्रॉपर्टी को ये यहाँ पर नाम दे रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड करता है कि हमारे पास एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल के अंदर। एग्जाम्पल से हमने समझा ऑप्टिकल एक्टिविटी। आगे इसमें नोट डालकर लिखेंगे। पहला, इन केस ऑफ पैराकोर इट इज़ फाउंड दैट द टोटल पैराकोर वैल्यू ऑफ ए मॉलिक्यूल containing some multiple bond or a close ring etc. depends not only upon the atomic paracores but also upon the multiple bonds and ring present। क्या कहता है कि हमारे पास अभी तक तो हमने देखा था सिंपल मॉलिक्यूल का केस जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड या फिर रिंग प्रेजेंट नहीं थी। ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल बॉन्ड या फिर क्लोज रिंग प्रेजेंट है तो जो टोटल पैराकोर वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक पैराकोर्स पर ही डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इन मल्टीपल बॉन्ड्स और रिंग्स पर भी डिपेंड करेगी जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। सेकेंड नोट देखिए, द पैराकोर वैल्यूज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड्स क्लोज रिंग्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल पैराकोर्स, यानी स्ट्रक्चरल पैराकोर्स हमारे पास वो पैराकोर वैल्यूज़ होती हैं जो कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से संबंधित होती हैं, यानी मल्टीपल बॉन्ड से संबंधित होती हैं, क्लोज्ड रिंग से संबंधित होती हैं। क्लियर? तो आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए अभी हमने देख लिया कि पैराकोर एक एडिटिव के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अब पैराकोर एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसकी सपोर्ट में हम 2 फैक्ट्स स्टडी करेंगे, जिसमें पहला फैक्ट है
आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैव नियरली द सेम पैराकोर वैल्यूज़। देखिए, आपको पता ही होगा कि आइसोमर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है एटम्स का उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर वो डिफरेंट होता है। हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़कर आ चुके हैं। तो उन केसेस में ये बोल रहा है कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स में हमें नियरली सेम पैराकोर वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। ये फैक्ट सपोर्ट करता है कि पैराकोर एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ये लेता है ऑर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन्स का। ये है ऑर्थोजाइलिन, ये है मेटाजाइलिन, ये है पैराजाइलिन। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमारे पास जो अरेंजमेंट है 2CH3 ग्रुप्स का विद इन द मॉलिक्यूल वो डिफरेंट है, यानी स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो आइसोमर्स हो गए। तो वही ये बात बोल रहा है। और यहाँ पर पैराकोर वैल्यूज़ भी देखिए 283.3, 283.8, 283.3 नियरली सेम है ना। तो यही बात तो फर्स्ट फैक्ट कह रहा है कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स में हमें नियरली सेम पैराकोर वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये समझ आ गया कि नियरली सेम पैराकोर वैल्यूज़ है। लेकिन सर ये किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि पैराकोर एक एडिटिव प्रॉपर्टी है? डियर, आपको पता है, हमने अभी देखा एडिटिव प्रॉपर्टी में कि जो टोटल पैराकोर वैल्यूज़ है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की जो पैराकोर वैल्यूज़ हैं उनके सम के इक्वल है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम ही तो हैं। कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 10 है, सभी सेम हैं। तो हमारे पास जो टोटल पैराकोर वैल्यूज़ है वो भी नियरली सेम आ रही है। कुछ इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम देखते हैं दूसरे फैक्ट को। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द पैराकोर्स ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज is nearly the same in different homologous series which can be seen clearly from the following table। कहता है कि एक होमोलोगस सीरीज, बेसिकली होमोलोगस सीरीज हमारे पास वो सीरीज होती है जिसके जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से एडिशनल CH2 ग्रुप में डिफर करे। यहाँ पर देखिए, इथेन, प्रोपेन सक्सेसिव मेंबर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3-2 एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, 8-6 2H का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये एक दूसरे से एडिशनल CH2 ग्रुप में डिफर कर रहे हैं। तो ऐसी सीरीज जिसमें इस टाइप के मेंबर्स हों उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये पॉइंट कहता है कि एक होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं अगर हम उनके पैराकोर्स का डिफरेंस लें तो वो नियरली सेम होता है डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में भी। पहले एल्केन की जो सीरीज है उसे देखिए। इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन की जो रिस्पेक्टिव पैराकोर वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास आ रहा है 40.3। इन दोनों का डिफरेंस लें तो 119.3। इन दोनों का डिफरेंस लें तो 39.2। इन दोनों का डिफरेंस लें 35.7। इन दोनों का डिफरेंस लें तो 78.2। अब देखिए, ये दोनों सक्सेसिव मेंबर्स हैं, यानी इथेन के बाद प्रोपेन आ रहा है तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 40.3। इसी तरीके से हेक्सेन, हेप्टेन सक्सेसिव मेंबर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले तो आ रहा है 39.2। ये भी सक्सेसिव मेंबर्स हैं हेप्टेन, ऑक्टेन, इनके पैराकोर वैल्यूज़ का डिफरेंस ले तो 35.7 आ रहा है। ये 119.3, 78.2 ये हाई इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास सक्सेसिव मेंबर्स नहीं हैं। प्रोपेन के जो बाद आता है ब्यूटेन, अगर हम इसका पेंटेन के पैराकोर वैल्यू के साथ डिफरेंस लेते तो वो भी नियर अबाउट इतना ही आना था। और इन केस में जो पैराकोर है एक CH2 ग्रुप के लिए वो आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं वो हमारे पास नियरली 39 के अराउंड है। इसी तरीके से जब हमने दूसरी होमोलोगस सीरीज को देखा जहाँ पर दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे, जैसे मान लीजिए एल्कोहल्स हो, उस वाली पूरी होमोलोगस सीरीज को देखा, एस्टर्स हो, उस वाली पूरी होमोलोगस सीरीज को देखा, तो वहाँ पर जो एवरेज पैराकोर वैल्यू आई हमारे पास CH2 ग्रुप के लिए वो आई हमारे पास 39।
Similarly, studies have been made for the other homologous series such as alcohols, esters, aldehydes, ketones, etc. The average paracore value for the CH2 group is found to be 39। और वही बात हमारे पास ये पॉइंट बोल रहा है कि एक होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, अगर हम उनके पैराकोर्स का डिफरेंस ले तो वो नियरली सेम रहता है डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में भी, जो हमने यहाँ टेबल से समझा, एल्केन में भी। और अगर हमारे पास दूसरी होमोलोगस सीरीज हो जहाँ पर एल्कोहल्स प्रेजेंट हो या एस्टर्स प्रेजेंट हो या एल्डिहाइड्स प्रेजेंट हो, वहाँ पर भी जो एवरेज पैराकोर वैल्यू है CH2 ग्रुप के लिए वो 39 है, यानी नियरली सेम है। तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जो टेबल हमने देखी, अब हम देखते हैं कि उसकी हेल्प से हम कैसे एटॉमिक पैराकोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में लिखिएगा फर्दर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक पैराकोर्स। हमें पैराकोर फाइंड करनी है वैल्यू डेकेन की। अब हमारे पास टेबल से देखिए, डेकेन की हमारे पास पैराकोर वैल्यू कितनी है, 424.2। अब ऐसे कैसे हमने लिखा वो देखिए हमें CH2 की पैराकोर वैल्यू पता है, एवरेज कितनी होती है 39। तो अब हमारे पास यहाँ पर 10 कार्बन है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया C10H20। तो हमने जो पैराकोर की वैल्यू है CH2 की उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब H20 हो गए, यहाँ पर तो 22 है, 2 और है, तो हमने हाइड्रोजन की पैराकोर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास देखिए 10 हमें पता है पैराकोर वैल्यू क्या होती है CH2 की 39, और इसकी हमें कैलकुलेट करनी है 2 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, 2 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 424.2 मल्टीप्लाई करेंगे 390, ये हमारे पास आ जाएगा 34.2। तो यहाँ से अगर हमें पैराकोर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन की, तो वो हो जाएगी 34.2 डिवाइडेड बाय 2, कितनी आ गई 17.1। क्लियर हुआ। अब इसे फर्दर हम देखते हैं, फर्दर, और यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एडिटिव प्रॉपर्टी का, कि जो पैराकोर है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो टोटल पैराकोर वैल्यू है उससे कंस्टिट्यूएंट्स की जो पैराकोर वैल्यूज होगी उसके सम के इक्वल होगा, ये हम देख चुके हैं। अब हमारे पास पैराकोर वैल्यू जो है CH2 की, इसे फर्दर हम लिख सकते हैं पैराकोर वैल्यू ऑफ कार्बन, प्लस में हमारे पास 2 है हाइड्रोजन, तो 2 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये हमने कैलकुलेट कर ली है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 39, हमें पता है, इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास इसकी हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं 2 इंटू 17.1। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो पैराकोर वैल्यू है कार्बन की वो हो जाएगी 39.0 माइनस 34.2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 4.8, यानी हमारे पास जो पैराकोर वैल्यू है किसकी, ईच कार्बन एटम, वो कितनी आ गई 4.8, और जो पैराकोर वैल्यू थी हमारे पास ईच हाइड्रोजन एटम की, वो हमारे पास कितनी आ गई थी 17.1। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एटॉमिक पैराकोर्स की, तो आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देख चुके हैं कि हमारे पास पैराकोर क्या होता है, और पैराकोर हमारे पास एडिटिव के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। हमने समझा क्या होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा कुछ एविडेंसेस को जो ये सपोर्ट करते हैं कि जो पैराकोर है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को जो हमें बताएंगे कि पैराकोर एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। आइए देखते हैं। That paracore is a constitutive property is supported by the following examples। हम इथाइलिन C2H4
के एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर डियर इस केस में हम एटॉमिक पैराकोस का सम लें, यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है तो 2 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ कार्बन, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 4 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जस्ट अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं कि जो पैराकोर वैल्यू है कार्बन की वो होती है 4.8 और जो हाइड्रोजन है उसकी होती है 17.1, यानी हमारे पास जो एटॉमिक पैराकोस का सम है वो आ गया 78। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो है 99.5, यानी इसका क्या मतलब कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं और वो मिसिंग चीज़ डियर है हमारे पास डबल बॉन्ड, जिसकी प्रेजेंस की वजह से जो हमारे पास पैराकोर की ये हाई वैल्यू आई है। तो अगर हमें डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमने जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसकी पैराकोर वैल्यू आ जाएगी और वो आती है हमारे पास 21.5। Obviously, the higher value is due to the presence of a double bond. Hence, paracore for the double bond is equal to 21.5। और हमने जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर भी हमने जो कैलकुलेट की डबल बॉन्ड के पैराकोर की वैल्यू, तो एवरेज जो वैल्यू हमारे पास हम लेते हैं डियर वो होती है 23.2। इसे नोट डालकर आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से कैसे क्लियर हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती, यानी उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है। और वही तो बात हुई कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हमने नहीं देखी थी, जैसे हमने उसकी प्रेजेंस को कंसीडर किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो मैच कर गई जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखी थी। सेकंड पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ ऑल कंपाउंड्स containing a double bond or triple bond or a closed 3-membered, 4-membered or 5-membered ring etc. The observed value of paracore is found to be higher than the sum of atomic paracores. This shows that these structures make a definite contribution towards the total paracore of such molecules. वही बात जो हमने अभी आपको बताई कि ये कहता है कि उन सभी कंपाउंड्स में जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर 3-membered रिंग हो, क्लोज्ड 4-member रिंग हो, 5-member रिंग हो एटसेट्रा, वहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है पैराकोर की वो हमेशा ज़्यादा होती है, जो कि हम एटॉमिक पैराकोर्स के सम से निकालते हैं, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो स्ट्रक्चर है वो एक डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन करता है इन मॉलिक्यूल्स के टोटल पैराकोर वैल्यू में। यानी हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो टोटल पैराकोर होता है वो एटॉमिक के साथ साथ स्ट्रक्चरल पैराकोर्स का भी सम होता है, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं। नोट डालकर लिखिएगा, द टोटल पैराकोर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ एटॉमिक एंड स्ट्रक्चरल पैराकोर्स। आपकी स्क्रीन पर मैं एक टेबल दे रहा हूं जहां पर हमारे पास कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं एटॉमिक एंड स्ट्रक्चरल पैराकोर्स की। आप इन्हें भी अपने नोट में ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन। देखिए हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रपोज किए गए हैं क्विनोन के लिए। यह है स्ट्रक्चर नंबर 1, यह है स्ट्रक्चर नंबर 2। देखिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्विनोन का वो होता है C6H4O2। तो अब हम स्ट्रक्चर 1 के अकॉर्डिंग पैराकोर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्विनोन के लिए। पैराकोर ऑफ क्विनोन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 1। देखिए अब हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ कार्बन, 4 हाइड्रोजन है 4 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 2 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एटम। और अभी हमने देखा कि जो टोटल पैराकोर है वो एटॉमिक के साथ साथ स्ट्रक्चरल पैराकोर्स का भी सम होता है। स्ट्रक्चरल पैराकोर्स हम पढ़ के आ चुके हैं जो कि स्ट्रक्चर से संबंधित हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड से संबंधित हो, क्लोज्ड रिंग से संबंधित हो। तो यहाँ पर एटम्स की तो बात हो गई, उनके अब बात आती है स्ट्रक्चरल पैराकोर्स की भी। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक हमारे पास 6-membered रिंग भी प्रेजेंट है। कितने डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, तो 4 इंटू पैराकोर वैल्यू ऑफ डबल बॉन्ड। और रिंग कितने मेंबर है 1 2 3
4, 5, 6 प्लस में पैराकोर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। अब टेबल जो आपको मैंने लिखवाई है वहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। 6 इंटू 4.8 प्लस 4 इंटू 17.1 प्लस 2 इंटू 20.0 प्लस 4 इंटू 23.2 प्लस 6.1 जो कि हमारे पास आई है स्ट्रक्चर 1 के लिए पैराकोर की वैल्यू 236.1। अब हम पैराकोर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्विनोन के लिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 2। यहाँ पर भी 6 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास 4 थे, तो 3 इंटू पैराकोर ऑफ डबल बॉन्ड। और साथ में हमारे पास 2 6 मेंबर रिंग है, एक ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू पैराकोर ऑफ 6 रिंग्स आपके पास टेबल अवेलेबल है, वहाँ से हम सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आती है 219 किस चीज़ के लिए, सेकंड स्ट्रक्चर के क्विनोन के लिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ पैराकोर फॉर क्विनोन, वो होती है 236.8। तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है स्ट्रक्चर 1 से वो ज़्यादा क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, तो हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट होगा क्विनोन के लिए। दिस वैल्यू इज क्लोज टू द वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर स्ट्रक्चर 1, हेंस 1 मस्ट बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि आपको 2 स्ट्रक्चर दिए रहे होंगे, उनकी कैलकुलेटेड पैराकोर्स वैल्यूज़ आपके पास होंगी और एक्सपेरिमेंटल भी दी होगी। पूछा होगा कि कौन सा करेक्ट है, तो जो एक्सपेरिमेंटल के ज़्यादा क्लोज होगा वो करेक्ट होगा। आप इसे याद करने पे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर दीजिए। तो आप इसे नोट कीजिए। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को। देखिए जो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जैसा केकुले ने प्रपोज हमारे पास किया था, अब हम पैराकोर वैल्यू से उसे चेक करते हैं। देखिए जो केकुले स्ट्रक्चर है बेंजीन के लिए C6H6 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपके पास ये होता है। अब हम पैराकोर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगेन 6 कार्बन है तो 6 इंटू पैराकोर ऑफ कार्बन, 6 हाइड्रोजन एटम्स है, 6 इंटू पैराकोर ऑफ हाइड्रोजन, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 इंटू पैराकोर ऑफ डबल बॉन्ड, एक 6 मेंबर रिंग है तो एक हमने पैराकोर लिख दिया 6 मेंबर रिंग का। सभी टेबल से वैल्यू उठाई, पुट की, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 207.1 और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है पैराकोर की वो होती है 206.7, यानी पास पास हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर केकुले ने बेंजीन का दिया है वो करेक्ट है। Thus, the experimental value is in close agreement with the calculated value. Hence, Kekule's structure must be correct. I think अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आगे नोट डालकर लिखिएगा, For any liquid using the calculate value of paracore experimental value of density capital D molecular mass capital M of the liquid, the value of surface tension can be calculated using the formula paracore is equal to m gamma to the power 1/4 by capital D। किसी भी लिक्विड के लिए अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है पैराकोर की और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डेंसिटी कैपिटल डी की और मॉलिक्यूलर मास एम की भी वैल्यू है लिक्विड के, तो हम यहाँ से सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे भी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए आप इतना नोट कीजिए। चलिए डियर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, How high will a liquid rise in a capillary tube of 0.1 mm diameter if its density is 1.3 gram per centimeter cube and surface tension is 65 dynes per centimeter, G की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। आप खुद से ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए कर लिया होगा ट्राई, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है, उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। देखिए हमारे पास ये कहता है कि कितना हाई एक लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में जिसका डायामीटर इतना है। तो हमारे पास डायामीटर जो कि ट्वाइस होता है रेडियस का, वो यहाँ पर 0.1 mm हमें गिवन है। अगर सेंटीमीटर में मैं करूँ, क्योंकि आगे भी सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से r कितना आ जाएगा,
0.005 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास कैपिलरी ट्यूब का। और क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है लिक्विड की, वो कितनी है? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास क्या गिवन है? सरफेस टेंशन गामा हमारे पास गिवन है 65 डाइन्स पर सेंटीमीटर। एग्जाम में आप पूरे अच्छे तरीके से लिख के आना, ऐसे मेरे की तरह सिंबल में नहीं, पूरा डायमीटर इतना, रेडियस इतना, डेंसिटी इतना और सरफेस टेंशन इतना। उसके बाद डियर हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो कैपिलरी में राइज कर रहा हो तो उस केस में जो गामा है हमारे पास वो कितना होता है? RH/2। इसे ऐसे हाईलाइट कर लेना, जब भी रिवाइज करोगे फॉर्मूला याद रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितना ऊंचाई पर गए, यानी स्मॉल h वो होगा 2 गामा अपॉन RDG। रखो सारी वैल्यू। T इंटू R हमारे पास कितना है? 0. नहीं गामा, सॉरी R नहीं गामा, 2 गामा इज इक्वल टू 2 इंटू गामा कितना है? 65। R हमारे पास नीचे है 0.005 इंटू D कितना है? 1.3। और हमारे पास G की वैल्यू आपके सामने गिवन है 980। जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो डियर वो हमारे पास आ जाएगा 20.41 सेंटीमीटर। क्लियर? बस आप ये देखिए कि आपको फॉर्मूला लगाना आ रहा है तो बस ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए डियर सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। द डेंसिटी ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.7910 ग्राम पर ml। एसीटोन की डेंसिटी हमारे पास अवेलेबल है। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन की सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है? पैराकोर इक्विवेलेंट्स गिवन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड्स के, जो कि आपके सामने हैं। आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि आपको इसमें क्या करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। वही सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। देखिए डेंसिटी गिवन है एसीटोन की 20 डिग्री सेल्सियस पर। आपको पूरा लिखना एग्जाम में, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिंबल दे के 0.7910 ग्राम पर ml। सरफेस टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास पैराकोर इक्विवेलेंट्स गिवन है। कार्बन का हमारे पास है 7.2 और हमारे पास हाइड्रोजन एटम का है 16.2 और हमारे पास ऑक्सीजन एटम का है 20 और हमारे पास डबल बॉन्ड का जो पैराकोर है वो कितना है? डबल बॉन्ड 23.2। और हमारे पास पैराकोर की वैल्यू क्या होगी एसीटोन के लिए? पैराकोर वैल्यू, पैराकोर फॉर एसीटोन, क्योंकि हमें पता है जो टोटल पैराकोर वैल्यू होती है वो एटॉमिक प्लस स्ट्रक्चरल पैराकोर्स का सम होता है। हम स्टडी करके आ चुके हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम एटॉमिक पैराकोर्स को लिख देते हैं। आप इसको लिखेंगे, लिख देते हैं। चलो, पैराकोर ऑफ कार्बन प्लस पैराकोर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पैराकोर ऑफ ऑक्सीजन। एसीटोन हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 कार्बन है तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास कितने हैं? तीनों 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पैराकोर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है तो हमारे पास पैराकोर ऑफ ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड हमारे पास एक ही है तो हमारे पास पैराकोर ऑफ डबल बॉन्ड। रख दो सारी वैल्यूज। 3 इंटू कार्बन की कितनी है? 7.2, 6 इंटू 16.2 प्लस हमारे पास एक ही है तो 20, एक ही है तो 23.2। और आप इसे कैलकुलेट करेंगे डियर तो हमारे पास ये आएगा 162। और हमारे पास क्या गिवन है? कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एसीटोन का कैपिटल M जो हमारे पास डियर आएगा 58। और हमें रिलेशन पता है पैराकोर इज इक्वल टू M गामा टू द पावर 1/4 अपॉन कैपिटल D। हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ से सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है। तो गामा होगा
पैराकोर इंटू कैपिटल D बाय M टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 1/4 है तो उधर जाके 4 हो गया। सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। कितनी आई है पैराकोर की 162, डेंसिटी की कितनी गिवन है 0.7910, और कैपिटल M हमने कैलकुलेट किया कितना 58 टू द पावर 4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे डियर तो हमारे पास ये आएगा 23.83 डाइन पर सेंटीमीटर। बस ये सीख जाओ कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, रिलेशन आपको क्या क्या पता है और आप क्या क्या निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये जो डियर हमने मेथड पढ़ा है पैराकोर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए, अब ये इतना यूज़ में नहीं रहा क्योंकि हमारे पास बेटर फिजिकल मेथड्स अवेलेबल हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।